देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जो कोई भी AIDUF का उम्मीदवार है उसके हक में वोट का इस्तेमाल करिए। कैंडिडेट बदरुद्दीन अजमल नहीं है, कैंडिडेट हर एक आप आदमी है। आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, बल्कि पूरे आसाम का मियां कैंडिडेट है इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद जमाली और आप देख रहे हैं द रियासत। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इन दोनों का इत्तिहाद और अलायंस बर्दाश्त नहीं हो सका। मौलाना महमूद मदनी को, उनकी जमीयत उलमा हिंद को, और महमूद मदनी साहब के जमीयत उलमा हिंद सीधे सीधे नोटिस इशू कर दिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल के नाम। अगले 24 घंटे में जवाब का तलब किया गया है और अगर जवाब नहीं दिया गया तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जमीयत उलमा हिंद से निकाला जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक फिरका परस्त पार्टी के साथ अलायंस किया है, इत्तिहाद किया है और जमीयत के दस्तूर और उसूल के खिलाफ है। किसी भी फिरका परस्त पार्टी के साथ हाथ मिलाना, अलायंस करना या उसके लीडर को अपने स्टेज पर बुलाना। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने फिरका परस्त पार्टी के लीडर के साथ हाथ मिलाया है, उसको अपने स्टेज पर बुलाया है, इसलिए मौलाना के खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने तो किसी भी फिरका परस्त पार्टी के लीडर को नहीं बुलाया है। फिरका परस्त पार्टी का जब लफ्ज आता है तो बीजेपी का ख्याल जहन में आता है। हिंदुस्तान में बीजेपी को ही फिरका परस्त पार्टी कहा जाता है और बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं है मौलाना बदरुद्दीन अजमल का। बीजेपी के किसी लीडर को मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने स्टेज पर नहीं बुलाया, बल्कि बीजेपी से आए किसी शख्स को तो उन्होंने टिकट भी नहीं दिया है। फिर कैसे फिरका परस्त पार्टी के साथ अलायंस हो गया मौलाना बदरुद्दीन अजमल का? सवाल तो बनता है दोस्तों। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि नाम लिए बगैर सीधे सीधे साफ लफ्जों में जमीयत उलमा हिंद ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त पार्टी कहा है। कम्युनल पार्टी की लिस्ट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की AIMIM को जमीयत उलमा हिंद ने रख दिया है। अब इस पर कई तरह का सवाल होगा, कई तरह का तबसरा होगा, आगे उस पर गुफ्तगू होगी। आप स्क्रीन पर जमीयत उलमा हिंद का ये लेटर पैड देख लीजिए जो नोटिस इशू किया गया है। आगे मैं पढ़कर सुनाऊंगा पूरा लेटर कि ये कितना अहम है और किस तरह के सख्त जुमले और अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ जमीयत ने ये रुख अपना लिया कि उनको जमीयत से ही अलग कर दिया। अब ताज़ा मामला ये है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को असम में बुलाया है। दोनों ने मिलकर अलायंस किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि AIMIM असम में आकर चुनाव नहीं लड़ेगी। बदरुद्दीन भाई पहले से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो AIMIM उनकी पार्टी AIUDF को सपोर्ट करेगी। 2 और 3 अप्रैल को बदरुद्दीन अजमल साहब और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक साथ बहुत सारी रैलियों को खिताब किया, तकरीर किया, कई तरह की बातचीत हुई। अब अचानक जमीयत उलमा हिंद ने अपने लेटर हेड पर एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है। नाजरीन, पूरा मामला क्या है उसे जान लीजिए। जो टाइटल लगाया गया है कि फिरका परस्त पार्टी से इत्तिहाद पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी को नोटिस, 24 घंटे में जवाब तलब। बहुत सख्त उर्दू है लेकिन सुन लीजिए, आगे कुछ और बात भी आपसे करनी है। उसके बरअक्स हालिया इंतखाबी मुहिम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी ने एक फिरका परस्त पार्टी के साथ सियासी इत्तिहाद और हमनुआई की है और उसकी एलानिया हिमायत हासिल की है, जो जमीयत उलमा हिंद की पॉलिसी और उसके बुनियादी उसूलों से शरहे इनहिराफ है। इस पसे मंजर में उनसे कहा गया कि वो 24 घंटे के अंदर अपना तहरीरी जवाब मरकजी दफ्तर को अरसाल करे। नाजरीन, अब आप बताइए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं पार्लियामेंट पहुंचने की कि किसी तरह से अपना पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं और वो लोग सभा पहुँचे और मुसलमानों के हक और हुकूक की आवाज़ उठाएं, जहाँ कहीं भी जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं
और आज 6 तारीख गुजर गया, तो यानी कि सिर्फ 7 तारीख एक दिन का बचा हुआ है। अब आप ही बताइए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मुसलमानों के हक और हुकूक को बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट में पेश करने के लिए मेहनत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनकी पार्टी AIUDF निकाले, या फिर मौलाना महमूद मदनी साहब को तहरीरी शक्ल में अरसाल करे कि भाई हमने इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से अपना इत्तेहाद किया या अलायंस किया। खैर आगे बात करते हैं। और इस तहरीर को जो शेयर किया है उसका नाम है नियाज अहमद फारूकी साहब, जो जमीयत उलमा के सेक्रेटरी हैं। उनकी तरफ से इस प्रेस रिलीज को इशू किया गया है और कहा गया है कि तमाम अखबारात इस खबर को छापे। आखिर मौलाना को भेजा गया नोटिस या नहीं भेजा गया, उसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई है। मौलाना की तरफ से भी कहा गया है कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मीडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि असम का जो इलेक्शन है बहुत नजदीक आ चुका है। 9 अप्रैल को असम में वोटिंग होनी है, 7 अप्रैल तक वहां कैंपेन चलेगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस मर्तबा पूरी कोशिश की कांग्रेस के साथ अलायंस करने की, लेकिन कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया। उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अलायंस किया। अब जमीयत उलमा हिंद ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को फिरका परस्त लीडर करार दे दिया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की सफ में साफ लफ्जों में जमीयत उलमा हिंद ने खड़ा कर दिया। और कहा जा रहा है कि शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी की पॉलिसी रही है कि जमीयत किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। सवाल यह है कि खुद मौलाना महमूद मदनी साहब 2 मरतबा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि उनकी दोनों मरतबा जमानत जब्त हो गई। दोनों मरतबा उनको हार का और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक मरतबा असम जाकर उन्होंने लोकसभा का चुनाव फाइट किया था, दूसरी मरतबा उन्होंने यूपी से चुनाव फाइट किया। दोनों मरतबा चुनाव हार गए। उनके भाई कई इलाकों में जाकर चुनाव लड़ चुके हैं। मौलाना महमूद मदनी के भाई कई चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी राज्यसभा जाते हैं और RLD की तरफ से राज्यसभा जाते हैं। कहा जाता है कि पैसा देकर राज्यसभा गए थे। मौलाना महमूद मदनी पर कई मामलों का इल्जाम भी लगाया गया है, उन पर मुकदमा भी चलता रहा है। अब मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि जमीयत की पॉलिसी है सियासत न करना, किसी भी पार्टी से ताल्लुक न रखना। शायद जमीयत उलमा हिंद को ये नहीं पता कि जमीयत उलमा हिंद के जो फाउंडर हैं, जो बानी है, उनकी क्या तारीख रही है। और आज इस तारीख को आपके लिए जानना भी जरूरी है कि जमीयत उलमा हिंद के जो बानी है, जो फाउंडर हैं, वो है मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद। सबसे पहले 1917 में उन्होंने अंजुमन उलमा बिहार कायम किया। फिर 1919 में उन्होंने उसी को आगे बढ़ाकर जमीयत उलमा हिंद इसका नाम दिया। दिल्ली में पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद मौजूद हैं, मुफ्ती किफायतुल्लाह मौजूद हैं, कई दूसरे रहनुमा मौजूद हैं। और उस मीटिंग में मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद नहीं थे। न शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, बल्कि दोनों अकाबिर उस वक्त जेल में मौजूद थे। तो इनकी गैर मौजूदगी में जमीयत उलमा हिंद कायम हुई। अब मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद, जिसकी फिक्र का नतीजा है जमीयत उलमा हिंद, जो इसके अव्वलीन और पहले बानी हैं, उनकी सियासी सोच ये थी कि मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत होना चाहिए, मुसलमानों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। और 1937 में जब ब्रिटिश एम्पायर ने एक एक्ट पास कर दिया और इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इजाज़त दी गई, मुख्तलिफ पार्टियों को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई, तो मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद ने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। और 1939 के इलेक्शन में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने हिस्सा लिया। मेजोरिटी कांग्रेस को आई, लेकिन दूसरे नंबर पर जो सीट आई इसी पार्टी को आई। न तो कांग्रेस के पास मुकम्मल मेजोरिटी थी सरकार बनाने के लिए, न मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के पास मुकम्मल
मेजोरिटी थी। लेकिन जब कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया मेजोरिटी न होने की वजह से, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी मुस्लिम इंडिपेंडेंट, इसने सरकार बना लिया और 6 महीने तक सरकार चली। जब फ्लोर टेस्ट का मौका आया, मेजोरिटी साबित करना था, वो नहीं कर सके तो इस पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन 6 महीने तक बिहार में जो सबसे पहली सरकार बनी वो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की सरकार थी। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले वजीर आला बने थे। ये तारीख रही है जमीयत उलमा हिंद की, जमीयत उलमा हिंद के बानी की। लेकिन यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा था। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जब बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री एक मुसलमान बना हुआ हो तो फिर हमारे शेखुल इस्लाम क्या कह के गए होंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आना है। हालांकि खुद जमीयत के जो मुख्तलिफ अकाबिर हैं वो सियासी पार्टी से मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी बंगाल के बड़े मशहूर सियासी रहनुमा माने जाते हैं। जमीयत उलमा हिंद बंगाल के वो सदर हैं और ममता बनर्जी की पार्टी से वो MLA हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और भी ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मौलाना महमूद मदनी को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पसंद नहीं है। इससे पहले भी असदुद्दीन अवैसी के बारे में मौलाना महमूद मदनी बोल चुके हैं कि वो हैदराबाद से उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। वो मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, उनको वो सही नहीं समझते हैं। और अब उसका नतीजा ये है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस कर लिया है, तो उस पर जमीयत उलमा हिंद ने उनको नोटिस इशू कर दिया है। जबकि UDF से जमीयत उलमा हिंद का कुछ भी लेना देना नहीं है। जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना असद मदनी ने, मौलाना अरशद मदनी ने, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ये देखकर कि इनके पास पैसा है, इनके पास तिजारत है, ये पॉलिटिकल पार्टी को चला सकते हैं, सियासत में अपना कदम जमा सकते हैं, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए कहा। और उसके बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल को इन लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, अपना ताउन वापस खींच लिया। और अब नतीजा यहाँ तक आ गया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी, अपना पैसा लगाया, अपनी जान लगाई, सब कुछ किया, फिर भी उनको पार्टी से निकालने की धमकी दी जा रही है। असम के मामले में जमीयत उलमा हिंद जो केस लड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उन तमाम केसेस की जो फंडिंग होती है, उन तमाम केसेस पर जो पैसा खर्च होता है, उसकी जिम्मेदारी भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल उठाते हैं। लेकिन अब मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नोटिस इशू कर दिया गया है और सिर्फ 24 घंटे का टाइम और तहरीरी जवाब मांगा गया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल रैलियों में लगे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, 7 अप्रैल की शाम की वहाँ आखिरी कैंपेन है और कहा गया है कि तमाम कामों को छोड़कर हमें नोटिस इशू कर दीजिए। एक सवाल जो आपसे है मेरा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बहुत सारे मामलों में मेरा भी इख्तिलाफ है, आपकी भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन क्या AIMIM को फिरका परस्त पार्टी कहना सही है? और अगर किसी भी फिरका परस्त पार्टी के लीडर के साथ मिलना गलत है तो फिर बीजेपी के सीनियर रहनुमा हैं राजनाथ सिंह, वो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको क्यों जमीयत उलमा हिंद ईद मिलन प्रोग्राम में बुलाती है? बीजेपी के नेताओं से क्यों मिलते रहते हैं? मौलाना महमूद मदनी RSS के नेताओं से क्यों मिलते हैं? मोहन भागवत से साल 2018 में मौलाना अरशद मदनी ने मुलाकात की थी। अगर आप मुलाकात करें बीजेपी के रहनुमाओं से, आप अपने प्रोग्राम में बुलाएं बीजेपी के रहनुमाओं को तो सही है, इस पर कोई एतराज नहीं होगा। कहा जाएगा कौम के लिए, मिल्लत के लिए उनसे बातचीत की जा रही है। आप जाकर नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करते हैं, आप कहेंगे कि वो वजीर आजम हैं इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन क्या मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात कर लिया, उनको अपने स्टेज पर बुला लिया, उनकी हिमायत ले ली तो इतना बड़ा जुर्म बन गया कि आप उनको पार्टी से निकाल देंगे? कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ लगातार जहर अफसानी की है, उनके साथ अलायंस नहीं किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जाकर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी की बी टीम कहा, एजेंट कहा, तब आपने एक लफ्ज नहीं बोला था कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस कैसे हमारे लीडर को इस तरह बोल सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए। फिर मुलाकात होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। फाइनली सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।
हाफिज।